गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल VCC पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, राइट। तो आइए समझते हैं चैप्टर के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट को समझने से पहले हम समझेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है, एक रफ डायग्राम है जो हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर क्या होता है? इज देयर एनीवन हु हैज नॉलेज अबाउट इंडिकेटर? हाँ बताइए, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर होता है जिससे हम पता कर पाते हैं कि ये चीज एसिड है, बेस है। बिल्कुल सही। इंडिकेटर इज अ डाई, इंडिकेटर इज अ डाई which change its color when react with acid and base. एसिड इंडिकेटर एक डाई होता है। इंडिकेटर क्या होता है? डाई होती है जो कि अपना रंग बदलती है जब वो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आती है। इंडिकेटर एक सूचक है, हिंदी में से सूचक कहा जाता है। ये आपको बताएगी कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है, बेस है, बाय चेंजिंग इट्स कलर। वो अपना रंग बदलेगा और बता देगी कि भाई ये एसिड है, बेस है। इंडिकेटर तीन टाइप्स के हमारे पास। पहला इंडिकेटर है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है सिंथेटिक, तीसरा है ऑल्फैक्टरी। इंडिकेटर समझ आ गया? इट इज अ डाई विच चेंज इट्स कलर व्हेन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। इंडिकेटर एक डाई होती है जो अपना कलर बदलती है जब वो एसिड और बेस से रिएक्ट करती है, ठीक है ना। अब तीन टाइप का हो गया, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या हो? जो हमें प्रकृति से मिले, जो हमें प्रकृति ने दिए, वो नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे लिटमस पेपर, चाइना रोज, टर्मरिक, रेड कैबेज, हाइड्रेंजिया, ठीक है। तो कुछ ये एग्जांपल्स हैं नेचुरल इंडिकेटर के। अब सबके अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी, सेम प्रॉपर्टी तो होगी नहीं। हाँ ये है कि रंग बदलेंगे ये लोग, क्योंकि भाई इंडिकेटर का डेफिनेशन यही है कि इंडिकेटर इज अ डाई which change its color when react with acid and base। तो सब अपना रंग बदलेंगे लेकिन अलग अलग हिसाब से। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा इंडिकेटर कैसे अपना रंग बदल रहा है और उसके रंग के हिसाब से हमें कैसे पता लगेगा कि एसिड और बेस है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है भाई। तो पहला देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ये आपको आराम से शॉप से मिल जाता है, आप इसे परचेज करते हैं। दो कलर में अवेलेबल होता है। कौन से दो कलर होते हैं? रेड एंड ब्लू, राइट। रेड एंड ब्लू कलर में अवेलेबल होता है आपका। अब बेसिकली लिटमस पेपर आया किससे? लाइकेन नाम के प्लांट से आया। किससे आया? लाइकेन नाम के प्लांट से आया। कई लोग इसे लीचेन पढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो कलर होता है ये पर्पल डाई होती है। कैसी होती है ये? पर्पल डाई होती है। और ये थैलोफाइटा नाम के प्लांट ग्रुप से बिलोंग करता है। प्लांट ग्रुप है थैलोफाइटा, इससे बिलोंग करता है, ठीक है भाई। याद रखिएगा थोड़ा सा। हम बात करें लिटमस पेपर की, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो मिला किससे? लाइकेन प्लांट से। इसकी जो लीफ का कलर होता है वो पर्पल होता है, तो ये पर्पल डाई बनती है इससे। और ये किससे बिलोंग करता है? थैलोफाइटा प्लांट ग्रुप से बिलोंग करता है। थैलोफाइटा प्लांट ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसी से दो पेपर बनाए गए। कौन कौन से? रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। अब इसको समझते हैं जरा आप लोग, होता कैसे, कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक जार लिया, इसमें मैंने एक सॉल्यूशन डाला। मान लो नींबू का एक लेमन वाटर लिया और उसको डाल दिया। एक और जार लिया, इसमें मैंने सोप का सॉल्यूशन डाल दिया, साबुन का पानी डाल दिया। एक में लेमन सॉल्यूशन डाला, एक में साबुन का सॉल्यूशन डाल दिया, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। इनमें दोनों मैंने डाले, लिटमस पेपर दोनों डाले मैंने इसमें, रेड वाला भी और ब्लू वाला भी। इसमें भी दोनों डाले, रेड वाला भी और ब्लू वाला भी। तो थोड़ी देर में हम एक रिएक्शन देखेंगे यहां पर, ये अपना कलर चेंज करेंगे। ये कौन सा सॉल्यूशन था? लेमन वाटर। कौन सा था? और ये सोप वाटर। इज इट क्लियर? अब थोड़ी देर में रिएक्ट क्या होगा? जो लेमन वाटर है, लेमन वाटर जो है वो क्या करेगा? दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? दोनों के दोनों रेड हो जाएंगे। दोनों के दोनों रेड हो जाएंगे। लेमन वाटर में दोनों रेड हो जाएंगे, यानी रेड तो रेड ही रहेगा, और ब्लू वाला में क्या बन जाएगा? रेड बन जाएगा, ठीक है। और सोप वाटर में क्या होगा? दोनों के दोनों ब्लू बन जाएंगे। दोनों के दोनों ब्लू बन जाएंगे। इससे क्या पता लगा? इससे क्या पता लगा? हमें पता है कि जो लेमन होता है वो होता है एसिड। क्या होता है? एसिड, खट्टा टेस्ट होता है, एसिड। सोप जो होता है वो बेस होता है। सोप क्या होता है? बेस होता है। तो जब
लेमन यानी एसिड के अंदर ब्लू वाला क्या बन गया, रेड बन गया। यानी एसिड में वो रेड कलर चेंज कर लेगा, यानी दोनों रेड हो जाएंगे आपके। रेड तो रेड ही रहेगा, दूसरा भी रेड हो जाएगा। तो रेड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है, और ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गिवन सब्सटेंस बेस है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था इंडिकेटर की डेफिनेशन में? हमने ये पढ़ा था कि इंडिकेटर इज अ डाई व्हिच चेंज इट्स कलर व्हेन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, यही पढ़ा था। तो यहां पे लिटमस पेपर क्या हमारा एक इंडिकेटर है। इसने मुझे बता दिया कि भाई आपने जो सब्सटेंस लिया वो एसिड और बेस है। कैसे? हमने दो सॉल्यूशन लिए, एक एसिड का सॉल्यूशन लिया, एक बेस का सॉल्यूशन लिया, दोनों लिटमस पेपर डाले, तो रेड वाला रेड ही रहा, ब्लू वाला क्या हो गया, रेड हो गया। तो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है एसिड को और ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है बेस को। कई बार माइंड से स्लिप हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है यार, रेड और बेस, रेड है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए एक तरीका याद रखिएगा, क्या, ए बी रूल, ए बी रूल, ये याद रखिएगा। ये आपको हेल्प करेगा, आपको याद रखने में कि क्या, कैसे याद रखने में हेल्प करेगा। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी एसिड होगा वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। एक अगर आपको याद है, दूसरा इसका वैसा वर्सा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। एक अगर आपको याद है एसिड का, मुझे पता लग गया क्या कर रहा है, ब्लू को किसमें चेंज कर रहा है, रेड में। तो बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में चेंज करेगा। बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में चेंज करेगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया एक शॉर्टकट तरीका याद रखने का, ए बी रूल। क्या तरीका है, क्या बताएगा ये हमें, एसिड जो है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। कभी भी कंफ्यूजन हो तो इसको याद रख लीजिएगा, अदरवाइज याद रखना यार, रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड को, एसिड को। रेड कलर ब्लू को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो पहला हमारा पहला इंडिकेटर था लिटमस पेपर, जो कि कंप्लीट हुआ। लिटमस पेपर किस प्लांट से बिलोंग करता है, लाइकेन प्लांट से। लाइकेन प्लांट का डाई कैसा कलर का होता है, पर्पल कलर। ये किस प्लांट ग्रुप से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा। किससे बिलोंग करता है, थैलोफाइटा। तो ये हो गया आपका लाइकेन लिटमस पेपर के बारे में। कैसे रिएक्ट करता है रेड एसिड, पहले एसिड बेस लिख लेते हैं यहाँ पे, एसिड और बेस, है ना। एसिड में क्या होगा, रेड कलर हो जाएगा, और बेस में ब्लू कलर। दो कलर में अवेलेबल है, रेड और ब्लू कलर में अवेलेबल है, रेड और ब्लू कलर में अवेलेबल है। क्लियर? चलिए आते हैं अब नेक्स्ट, हमारे पहले टर्मरिक समझते हैं। टर्मरिक को, टर्मरिक सबके घर में होगा, ये भी हल्दी है, ये भी नेचुरल है, ये भी क्या है, नेचुरल है ना। इसके लिए मोस्टली टीचर एक ही कहानी सुनाते हैं कि आप रेस्टोरेंट में गए, वहां पर एक वेटर ने आपको सर्व किया खाना, और गलती से सब्जी आपके व्हाइट कपड़े पे पड़ गई, तो वहां पे आपको सब्जी का हल्दी का दाग लग गया। फिर आप जब उसे धोने जाएंगे तो उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, साबुन का। जैसे आप साबुन लगाएंगे तो हल्दी का कलर रेड हो जाएगा, हल्दी का कलर रेड हो जाएगा। अब यहां पे क्या था, हल्दी क्या थी, इंडिकेटर, साबुन क्या है, बेस। तो जैसे ही हल्दी ने साबुन से रिएक्ट किया, उसका कलर क्या हो गया, रेड। तो यहां पे उसने अपना कलर चेंज किया। इंडिकेटर क्या था, जो अपना कलर बदले, कब, जब एसिड या बेस से रिएक्ट करे। तो यहां पे इसने साबुन से रिएक्ट किया, साबुन क्या था, बेस था, उसने कलर क्या बना दिया, रेड। कलर क्या बना दिया, रेड। तो यहां हमें पता लग गया कि भाई टर्मरिक क्या कर रहा है, जैसे ही बेस से मिला इसने अपना कलर क्या बना दिया, रेड। लेकिन जब एसिड से मिलेगा तो नो चेंज, उसका हल्दी का कलर सेम रहेगा, हल्दी का पीले का कलर पीला ही रहेगा, येलो है तो येलो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहां एक चीज क्लियर होगी टर्मरिक के बारे में। लिटमस पेपर पहले क्लियर हुआ, अब टर्मरिक क्लियर होगा कि भाई एक नेचुरल इंडिकेटर है, और ये सिर्फ बेस से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा। जब बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बेस से रिएक्ट करेगा तो रेड हो जाएगा। पहले के टाइम में क्या होता था, जो साधु लोग होते थे ना, बड़े बेवकूफ बनाते थे। क्या करते थे, हल्दी वाला कपड़ा लाते थे या व्हाइट कपड़ा लाते थे, ठीक है, और उसमें पहले से ही वो क्या करते थे, अपने नींबू लगा लेते थे। नींबू क्या है, एसिड, सॉरी साबुन लगा लेते थे। क्या लगा लेते थे, कपड़े पे साबुन लगा लेते थे, और हाथ में हल्दी लेते थे और हाथ पे छाप देते थे। तो हाथ का कलर कैसा हो जाएगा, मेहंदी उस पे जैसे साबुन से रिएक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, रेड। लोग कहते थे चमत्कार चमत्कार, बाबा ने चमत्कार कर दिया भाई, हल्दी का कलर ये लाल हो गया, राइट। या भूत प्रेत को अगर बताना हो, दिखाना हो, वहां पे देखो भाई पीला है कैसे लाल हो गया। तो यहाँ पे सर इस्तेमाल किया, साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार लोग आग लगाते हैं हवा के अंदर, वो भी साइंस है।
है ना। मोस्टली साइंस है, लोगों को समझ नहीं आता, उनको लगता है जादू हो गया, भगवान आ गए, अवतरित हो गए और इन्होंने जादू कर दिया है। ठीक है, साइंस है, चीजें साइंस से समझने वाली बात है ना। क्यूरियोसिटी अगर आपके पास होगी तो आप जान पाएंगे ऐसा कैसे हुआ, तो आप उसके पीछे का सॉल्यूशन जान पाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम बात करते हैं इंडिकेटर की। तो टर्मरिक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं चाइना रोज, इसे हिबिस्कस भी कहते हैं। चाइना रोज हिंदी में गुड़हल का फूल होता है, देखते होंगे थर्सडे को मंदिरों में लोग जाते हैं, लाल कलर का फूल होता है, ऊपर 2 डंडियां निकली होती है, उसे चढ़ा रहे होते हैं, दैट इज चाइना रोज। अवेलेबल होता है इजिली घरों के अंदर, आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे कर सकते हैं। चाइना रोज को लेंगे आप और 2 सॉल्यूशन बनाएंगे जो घर में अवेलेबल है, एक नींबू लेमन और दूसरा साबुन सोप। लेमन वाटर लेना है, सोप वाटर लेना है, चाइना रोज को उसमें डिप कर देना है। आपको अपने आप वहां पे रिजल्ट मिल जाएगा कैसे रिएक्ट करता है। चाइना रोज जो है एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, चाइना रोज जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो इसका कलर होगा पिंक, क्या होगा, या मजेंटा, मजेंटा। और जब ये बेस से रिएक्ट करेगा, जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो इसका जो कलर होगा वो होगा ग्रीन, क्या होगा, ग्रीन। तो थोड़ा सा याद रखना है आपको। चाइना रोज की बात करें, किसकी बात करें, जो अवेलेबल है, हम आराम से घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको रिएक्ट कराएंगे, किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिड और बेस से। ठीक है, तो एसिड से जब रिएक्ट कराएंगे, चाइना रोज का कलर होता है रेड कलर का फूल होता है, ये येलो कलर का भी होता है, हम रेड वाला लेके चल रहे हैं। उसको जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो उसका कलर पिंक बन जाएगा एसिड में, कैसे बन जाएगा, या मजेंटा बन जाएगा। और बेस से जब रिएक्ट कराएंगे तो उसका कलर ग्रीन बन जाएगा। क्लियर होगा 3 इंडिकेटर, किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, पहला लिटमस पेपर, दूसरा टर्मरिक, तीसरा हमने पढ़ा चाइना रोज, ये तीनों अवेलेबल होते हैं आराम से। चौथा रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी लाल ही होती है, ऐसा नहीं कि हमने उस पर रेड कलर बना दिया, गोभी लेके आया हरी वाली, उस पर रेड कलर डाल दिया, नहीं। रेड कैबेज रेड होती है, मार्केट में अवेलेबल होती है, अदरवाइज आप नेट पे भी सर्च करोगे रेड कैबेज आपको दिख जाएगी वहां पे। रेड कैबेज लाओ, उसकी लीफ लो और सेम एक्सपेरिमेंट करो, उस पर लेमन वाटर डालो और सोप वाटर डालो, आपको रिएक्शन दिख जाएगा वहां पे। जब आप रिएक्ट करोगे तो एसिड के साथ ये कोई रिएक्ट नहीं करता, एसिड में ये कोई रिएक्ट नहीं करता, रेड का रेड ही कलर रहेगा। लेकिन जब बेस से रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो जो इसका कलर है वो बन जाएगा ग्रीन, क्या बन जाएगा, ग्रीन। ठीक है भाई, क्या बन जाएगा, ग्रीन। तो चाइना रोज में भी क्या बना, बेस के साथ ग्रीन, और रेड कैबेज में भी क्या बना, ग्रीन। तो थोड़ा सा याद रखना है, रेड कैबेज ने एसिड में कोई रिएक्ट नहीं करा, लेकिन जब ये बेस से मिला तो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन। तो चाइना रोज और रेड कैबेज सेम जा रहे हैं बेस के साथ, दोनों का कलर ग्रीन हो जा रहा है। एसिड में रेड कैबेज रिएक्ट नहीं कर रहा और ये पिंक और मजेंटा बना दे रहा है। हाइड्रेंजिया, इसमें क्या होता है, जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा और बेस से रिएक्ट करेगा, एसिड में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एसिड में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब इसको बेस से हम कराते हैं तो इसका कलर पिंक बन जाता है, क्या बन जाता है, पिंक बन जाता है। फ्लावर है, फूल है, हाइड्रेंजिया फूल है, ये सारे फ्लावर ही हैं। आपका चाइना रोज हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, रेड कैबेज तो पता ही बता दिया मैंने, टर्मरिक घर में अवेलेबल होता है, लिटमस पेपर बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर थे, ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर थे। होप सो समझ आ गया होगा। पंकज जी समझ आ रहा है, इंडिकेटर क्या है, एक डाई जो अपना कलर चेंज कर रहे हैं। तो हमने देखा सब अपना कलर चेंज कर रहे हैं और बता रहे हैं मैं एसिड है बेस है, राइट। लिटमस पेपर को देख लिया, चाइना रोज को देख लिया, टर्मरिक को देख लिया, रेड कैबेज को देख लिया, हाइड्रेंजिया को देख लिया। एसिड में नो रिएक्शन, बेस में पिंक बन जाता है, ये आपका फूल होता है एक तरीके का। ठीक है, ओके, आप नेट पे डालिएगा मिल जाएगा आपको हाइड्रेंजिया कैसे कलर का फूल होता है। ठीक है, ओके। हाइड्रेंजिया इसका जो कलर होता है, इसके फ्लावर का कलर होता है ब्लू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल जो हमें प्रकृति ने दिया, सिंथेटिक जो हम लोगों ने बनाया, इसे मैन मेड भी कहते हैं हम लोग, मैन मेड इंडिकेटर, मानव निर्मित इंडिकेटर सूचक। ठीक है, ये 2 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स। पहला है फिनोल्फथलीन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। कौन कौन से, मन में कंफ्यूजन होती है, सर क्या क्या है ये तो मुझे समझ आ गया भाई, टर्मरिक है, ये हमने पेपर ले लिया, चाइना रोज देख रखा है फूल है, टर्मरिक हल्दी देखी रखी है, रेड कैबेज हो गया मतलब गोभी जैसा टाइप का, और ये फूल है। अब ये क्या फिनोल्फथलीन, क्या नाम से नहीं क्लियर हो रहा है क्या,
एक्चुअली में केमिकल होता है ये। क्या होता है ये? केमिकल होता है, पानी के कलर का होता है, नहीं कलरलेस होता है। कैसा होता है ये कलरलेस होता है। ठीक है भाई, ये कलरलेस है। और जब ये रिएक्ट करेगा एसिड और बेस से तो क्या होगा? यानी आपने टेस्ट ट्यूब में फिनोल्फथलीन लिया, आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक में दोनों में फिनोल्फथलीन डाल दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है? एसिड और बेस का। एसिड में क्या लूंगा? लेमन वाटर, और बेस में क्या लूंगा? सोप वाटर। तो मैंने लेमन वाटर डाला, किसमें? फिनोल्फथलीन में, ठीक है। तो मैंने क्या फाइंड आउट किया भैया? नो चेंज। ओहो, यानी कलरलेस ही है वो भी, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। यानी जो मैंने सॉल्यूशन डाला और रिएक्शन नहीं हुआ, इट मींस वो क्या है? एसिड। और अगर उसका कलर हो गया पिंक, क्या हो गया? पिंक, तो वो क्या बता रहा है? बेस है ना? हाँ, तो कलरलेस था, पानी के कलर था, जैसे ही मैंने साबुन का पानी डाला उसके अंदर, उसका कलर पिंक हो गया। और पिंक ने हमें क्या बता दिया कि दिया गया सब्सटेंस क्या है? बेस है। वेरी गुड। मिथाइल ऑरेंज का कलर जो होता है ऑरेंज ही होता है, नाम से ही जाहिर है ऑरेंज कलर है, नाम से ही जाहिर है ऑरेंज कलर है। जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा, सेम वही काम करना है आपको। क्या करना है? आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और दोनों में मिथाइल ऑरेंज डाल देना। लैब के अंदर अवेलेबल होता है ना, किसी भी शॉप से जाओगे जहां पे केमिकल का सामान मिलता है, वहां से आप लेके आप टेस्ट कर सकते हो, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो आप। ये 2 टेस्ट ट्यूब ली, हमने मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। या पहले हमने वो रख लिया, क्या कहते हैं, सोप वाटर डाल लिया और लेमन वाटर डाल लिया, और जैसे मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो इसका जो कलर होता है ये हो जाएगा रेड। क्या हो जाएगा? ये रेड। और बेस में जब इसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा येलो। क्या हो जाएगा? ये। तो ये चीजें आपको याद रखनी बड़ी जरूरी है। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है, कि भाई फिनोल्फथलीन है, एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? बताइए फटाफट। नो चेंज। कैसे पता लगा? कलरलेस था, कलरलेस रहा, है ना। और उसका कलर पिंक हो गया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस। मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? येलो बेस रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिड, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखें। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है जिसकी गंध से हमें पता लगे, इसके ऑर्डर, ODOUR, ऑर्डर, स्मेल, ऑर्डर से जो हमें बताए, ऑर्डर से हम यहाँ पे पता करेंगे। इसको हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, इसका भी एक्सपेरिमेंट करके देखा। यहाँ पे गंध से पता लगेगा, स्मेल से पता लगेगा। किससे पता लगेगा? स्मेल से। ऑर्डर से पता लगेगा कि क्या है वो, एसिड है या नहीं है। तो 3 प्रकार के हैं ये। वनीला फ्लेवर देखा होगा, सूंघा होगा आप लोगों ने। लौंग की खुशबू तो सूंघी होगी, लौंग, क्लोव और अनियन पता ही होगा सभी को, डेली यूज करते होंगे आप लोग, खाने पीने में खाते भी होंगे तो मुंह से स्मेल भी आती होगी। तो जब इनमें एक चीज कॉमन है, जो एक रिएक्ट करेगा वैसे तीनों रिएक्ट करेंगे। ये जब एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा, अनियन, तो उसकी स्मेल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एज इट इज बनी रहेगी अनियन की स्मेल। अनियन की स्मेल एज इट इज बनी रहेगी। यानी प्याज आपने खाया ना, तो प्याज की स्मेल बनी रहेगी। और बेस में क्या होता है? इलोप हो जाती है, गायब हो जाती है। ये बेस से रिएक्ट करता है, बेस से रिएक्ट करता है, इसकी स्मेल खत्म हो जाती है, इसकी स्मेल खत्म हो जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्लोव। सेम, क्लोव का भी रिएक्शन होता है, एसिड एंड बेस, सेम काम है। यानी क्लोव जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मेल एज इट इज बनी रहेगी क्लोव की। लेकिन जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो उसकी स्मेल चली जाएगी। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, उससे रिएक्ट कराएंगे क्लोव को तो इसकी स्मेल चली जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसको रिएक्ट कराएंगे, इसकी स्मेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिड से रिएक्ट कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तीनों के अंदर। बेस से रिएक्ट कराओगे इनकी स्मेल गायब हो जाएगी, ठीक है। ये है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यहां पे भी सेम है, एसिड पे कोई रिएक्शन नहीं और बेस में इनकी स्मेल इलॉप हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है भाई। एक बार रफली देख लेते हैं क्या समझा आज हमने इंडिकेटर के बारे में। ये हमारा पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, इंडिकेटर। इंडिकेटर हमने कितने टाइप्स के देखे? 3 टाइप्स के इंडिकेटर देखे, राइट। कौन कौन से? नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नेचर से मिले, सिंथेटिक जो हम लोगों ने बनाए, ऑल्फैक्टरी जिसकी स्मेल से हम लोग बताते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में हमने बहुत सारे इंडिकेटर देखे, लिटमस पेपर, चाइना रोज, टर्मरिक, रेड कैबेज, हाइड्रेंजिया, राइट। इनका रिएक्शन कैसे होता है ये समझा हम लोगों ने। लिटमस पेपर के बारे में 2 चीजें और एक्स्ट्रा पता लगी। लाइकेन प्लांट से मिलता है, जिसका जो पर्पल डाई में होता है, और थैलोफाइटा प्लांट ग्रुप से बिलोंग करता है।
ठीक है। चाइना रोज के बारे में पढ़ा, एसिड बेसिक कैसे रिएक्ट करता है, टर्मरिक कैसे रिएक्ट करता है, रेड कैबेज कैसे रिएक्ट करता है, और हाइड्रेंजिया कैसे रिएक्ट करता है। सिंथेटिक में हमने देखा दो प्रकार के सिंथेटिक इंडिकेटर बनाए गए, एक फिनोल्फथलीन, दूसरा मिथाइल ऑरेंज। दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं आपको अच्छी तरह से समझाया गया यहाँ पर। इसका रंग कलरलेस होता है और कैसे रिएक्ट करते हैं बता दिया गया यहाँ पर। ये लर्न होना चाहिए सभी को अच्छी तरह से। और फैक्ट्री ऑर्डर के थ्रू हम बताते हैं कि अगर ऑर्डर आ रही है तो वो एसिड है, रिएक्ट करने पर एसिड से रिएक्ट करा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्मेल एज इट इज बनी रहेगी, और बेस से रिएक्ट करेगा तो उसकी स्मेल इलोप हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए इस टॉपिक को नोट करिए, फिर अगला टॉपिक हम समझते हैं। ओके, आज हम देख रहे हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रफली आपको लिख दिया है क्या है एसिड बेस में डिफरेंस, समझते हैं इसको वन बाय वन। पहली बात करते हैं एसिड की, एसिड और बेस। एसिड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है। एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, और बेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल की मैं बात करता हूं तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा, लेमन। ठीक है, और यहां पर एग्जांपल में आ जाएगा बेकिंग सोडा। क्या आ जाएगा, बेकिंग सोडा। तो आप ये एग्जांपल डाल सकते हैं, डालना चाहे तो। ठीक है भाई, तो जितने भी एसिड है उनका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा, सोर, और बेस का टेस्ट कड़वा। अब ये नहीं कि एसिड को टेस्ट करने के लिए आपने मुंह में लिया और पी गए, अरे यार इसका कड़वा तो आने पता लगा पूरा मुंह जल गया। ठीक है, तो एसिड को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एसिड नुकसानदायक होता है। लाइट एसिड तो आप कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर टेस्ट करोगे तो क्या होगा, तो भैया ये नहीं करना है। अरे सर ने कहा था टेस्ट करके देखो खट्टा है या कड़वा है, लिया हमने HCl और मुंह में डाल लिया और पता लगा सर, विजय सर पे ब्लेम कर दिया, सर ने कहा था भाई टेस्ट करके देखो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एसिड के लिए टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, लिटमस पेपर। क्या है, लिटमस पेपर, इससे हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कल भी बताया था मैंने आप लोगों को, लास्ट क्लास में बताया था कि इट चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। इट मींस कि एसिड क्या करता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको किसमें चेंज कर देगा, रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा, राइट। और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर पर चेंज करता है। तो एसिड का रेड से रिलेशन था, और रेड मतलब खतरा, रेड मतलब तो भैया एसिड खतरा है, एसिड क्या है, खतरा है, और बेस ब्लू, ये रेड को रिप्रेजेंट करेगा और ये ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा। तो खतरे समझ जाना कि टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो तीसरा आयंस। आयंस होते हैं चार्ज पार्टिकल। आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। तो जो भी एसिड होगा जब पानी में घुलेगा तो H आयंस प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। और जो भी बेस है जब वो पानी में घुलेगा तो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सेम आयंस के बेस पर एसिड को बांटा जाता है दो कैटेगरी में, बेस को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है आयंस के बेस पर, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। अगर H आयंस ज्यादा रिलीज हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, H आयंस पानी में कम रिलीज हो रहे हैं तो वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका एग्जांपल आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दूसरा HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, तभी केमिस्ट्री समझ भी आएगी। केमिकल फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको समझ नहीं आएगा ये HNO3 क्या होता है, H2SO4 क्या होता है। तो नाम के साथ केमिकल फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। केमिस्ट्री जो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर कुछ नहीं आ रहा केमिस्ट्री के अंदर समझ, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला याद नहीं होते, सिंबल्स ही याद नहीं होते। भाई H को क्या बोलते हैं, SO4 को क्या बोलते हैं, CO3 को क्या बोलते हैं, OH को क्या बोलते हैं, पता ही नहीं होता, तो समझ कहां से आएगा। इसलिए इनको पहले क्लियर करिए। OH हाइड्रोक्साइड, CO कार्बोनेट, है ना, OH हाइड्रोक्साइड, CO3 कार्बोनेट, ऐसे ही नाम आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैं लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हो गए। वीक एसिड में आपका आ जाता है जो आप डेली यूज में लेते हैं, आप खाते हैं इनको, तो ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते, यानी वीक एसिड नुकसानदायक नहीं होता, हम लोग डेली अपने यूज में लेते हैं इसको, ये हमारी बॉडी के लिए चाहिए वीक एसिड। तो जैसे विनेगर, विनेगर पता ही आप लोगों को, सिरका बोलते हैं हिंदी में, है ना, चावल में डाल के जो खाते हो वो सिरका ही होता है, विनेगर होता है ना। तो उसका केमिकल फॉर्मूला CH3COH, एसिडिक एसिड बोलते हैं इसको।
केमिकल नेम है एसिडिक एसिड, फॉर्मूला है CH3COH। एसिडिक एसिड और CH3COH, ये केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला। इस्तेमाल कहां होता है? विनेगर, मतलब विनेगर तो है ही है, इस्तेमाल कहां होता है? चाउमीन वाउमीन के अंदर होता है ना, तो हम खाते हैं इसको, लेते बॉडी के अंदर, इंटेक करते हैं, क्योंकि वीक एसिड के अंदर आता है। इसके अलावा आपको चींटी काटती है, खुजली सी होती है, इचिंग सी होती है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट कर रही है। मधुमक्खी काटती है, वो भी आपकी बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट करती है, उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है? फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला है HCOOH, HCOOH। ठीक है, तो इनके स्टिंग में यानी इनके डंक में ये वाला एसिड पाया जाता है। पूछ लेता है एग्जाम में, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द एंड स्टिंग या बी स्टिंग, तो याद रखिएगा कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, आप पालक खाते हो? Yes, sir. है ना, टोमेटो खाते हो, वेजिटेबल जो खाते हो, उनमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H2O4, ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? और कहां पाया जाता है? वेजिटेबल्स के अंदर और टमाटोज के अंदर ना। इसके अलावा दूध पीते हो, दूध में भी एसिड होता है, दूध में भी Acid होता है। 6.8 उसका पीएच स्केल होता है, लगभग हमेशा 6 से 6.8 के बीच में होता है। लैक्टिक एसिड, कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। ये दूध और दही दोनों में पाया जाता है, दूध और दही दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला है C3H6O3। तो ये था कि अगर H आयन ज्यादा मात्रा में घुल रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम मात्रा में घुल रहे तो वीक एसिड। वीक एसिड हम डेली यूज करते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि विनेगर हो गया, एंड स्टिंग हो गया, वेजिटेबल के अंदर, मिल्क एंड कर्ड के अंदर। ये इनके केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसका अलावा बेस जो होता है, बेस में आपका स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? जिसमें OH आयंस ज्यादा मात्रा में होंगे। इसमें H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं, इसमें OH रिलीज होता है वाटर के अंदर। तो अगर OH ज्यादा रिलीज हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस, कम रिलीज हो रहा है तो वीक बेस। इसका एग्जांपल हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये था आयंस के बेस पर एक टॉपिक जो कि मैंने अलग लिख के आपको बताया हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है, okay, आगे देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है सोपी। साबुन को छूते हो, टच करते हो, स्लिपी फील होता है। एसिड में ऐसा नहीं होता है, एसिड में स्लिपी फील नहीं होता, बेस में फील होता है। साबुन है, साबुन बेस है, साबुन को आप टच करोगे, या सर्फ है उसको टच करोगे, बेकिंग सोडा उसको टच करोगे, वो आपको स्लिपी फील होगा। तो बेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इट फील्स सोपी। ये सोपी होते हैं टच करने पर, और ये सोपी नहीं होते हैं। करंट की अगर हम बात करें तो जहां पे भी H आयंस होंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो गुड कंडक्टर होंगे। जहां पे भी जिस भी सॉल्यूशन में H आयंस होंगे वो गुड कंडक्टर होंगे। ठीक है, अब यहां पे भी H आयंस है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे हमें पता है बेस में क्या होता है? OH नेगेटिव आयंस। क्या होता है? OH नेगेटिव आयंस। यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस है, तो दोनों ही गुड कंडक्टर हैं, दोनों ही गुड कंडक्टर है करंट के। दोनों में से करंट पास होगा, दोनों में से करंट पास होगा, क्योंकि करंट पास होने के लिए H आयंस चाहिए। तो इसी पे क्वेश्चन बन जाता है, इज डिस्टिल्ड वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट? क्या डिस्टिल्ड वाटर, आशुद्ध जल, बिजली का सुचालक है? आप बोल रहे हो हाँ। आपको पता है डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है? नॉर्मल पानी को डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। नॉर्मल पानी जो आप पीते हो टैप वाटर होता है, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जिसमें आयंस नहीं होते, उसे डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। जब आयंस ही नहीं है तो गुड कंडक्टर कैसे हुआ? इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए? आयंस चाहिए। क्या चाहिए? और जब आयंस ही नहीं है उसके अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, तो गुड कंडक्टर कैसे हुआ? डिस्टिल्ड वाटर इज अ वाटर व्हिच डजंट हैव एनी आयंस, जिसमें कोई आयंस नहीं होते, उसे डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है, आशुद्ध जल कहते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन समझ आया? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए? आयंस, और डिस्टिल्ड वाटर में क्या है? आयंस है ही नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब ये थे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके,
तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं, यानी एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? जब एसिड के साथ मेटल, जैसे मेटल हो गया जिंक, एसिड हो गया HCl, यहां बताया था मैंने, ये एसिड HCl। तो मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां लिखा हुआ है एस, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में, यानी पानी के साथ मिला हुआ है। किस साथ मिला हुआ है? पानी के साथ मिला हुआ है। अच्छा, जैसे कि मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैंने उसमें पानी ज्यादा मात्रा में मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया। इस प्रकार का सॉल्यूशन बना, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना। कैसे बना? डाइल्यूट सॉल्यूशन बना। और अगर मैंने अब HCl का अमाउंट ज्यादा रखा है, पानी का अमाउंट कम रखा है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? तो दो प्रकार के सॉल्यूशन है। जब भी आप लैब में जाओगे तो हाइड्रोक्लोरिक के पास लिखा होगा डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा मात्रा में है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है उसमें पानी का अमाउंट कम मात्रा में है। डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है ना? तो यहां पर हमने क्या करा, ये HCl जो है एक्वस फॉर्म में है, जैसे इसको रिएक्ट कराया तो बना जिंक क्लोराइड। क्या बना? जिंक क्लोराइड। एक्वस फॉर्म में जिंक क्लोराइड आ गया और गैस निकल गई हाइड्रोजन गैस। जैसे रिएक्ट कराया, मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें HCl था, जैसे जिंक मिलाया, तो क्या हुआ? जिंक क्लोराइड बना एक्वस फॉर्म में, और एक पॉप का साउंड आया। क्या आया? द पॉप साउंड रिप्रेजेंट्स दैट द इवोल्यूटिंग गैस इज हाइड्रोजन गैस। जो गैस निकल रही है बाहर, इवॉल्व हो रही है वहां से, दैट इज हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड रिप्रेजेंट दैट। अब आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगेगा? तो जब कोई रिएक्शन हो रही है और पॉप का साउंड आ रहा है, तो यानी वहां पे कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो पॉप का साउंड आएगा, पता लग गया कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। कब निकल रही है? जब एक मेटल और एक एसिड रिएक्ट करेगा। मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा और पॉप साउंड आएगा। पॉप साउंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, दोनों में से कोई भी रिएक्ट कराओ, सेम प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दोनों में यही बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया हमने मेटल कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट। क्या ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने मिलाया HCl से एक्वस फॉर्म में, जैसे से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो एक्वस फॉर्म में आ गया, रिएक्शन हुआ और सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में आ गया, पानी के फॉर्म में आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो वाटर आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगी। अब सवाल ये उठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, हमें कैसे पता लगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई अदर गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड से जो है पास आउट कराया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, किससे पास आउट कराया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसको पास कराएंगे। जैसे इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराएंगे, आपने 5th क्लास में 6th क्लास में पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट, कि भाई हम जो सांस छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पता ही है, हम जो रिलीज कर रहे हैं उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ले रहे हैं उसमें क्या जा रही है? ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमने पढ़ा था कि हमने क्या लिया, एक कैल्शियम चूने का पानी लिया, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्या लिया? चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें फूका। क्या करा उसमें? जैसे ही फूकेंगे उसका कलर मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा वहां पे? वहां भी एक रिएक्शन होगी, वो मिल्की क्या है? रिएक्शन हो रही है, कलर का चेंज होना भी एक रिएक्शन है, वहां बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी उसका कलर मिल्की हो जाना ये रिप्रेजेंट करता है कि हम जो सांस छोड़ रहे हैं, जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं, उसमें कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे ये पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे पता करूंगा? इस गैस को किससे पास आउट कराऊंगा? चूने के पानी से। किससे कराऊंगा? चूने के पानी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास आउट कराऊंगा, तो पता लग जाएगा कि भाई वो क्या है, उसका कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। इट शोज दैट इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो गैसों का पता लग गया। पॉप साउंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन गैस। क्या पता कर रहा है? और मिल्की हो जाना चूने के पानी का क्या शो करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है सेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। इसको सॉलिड फॉर्म में जैसे हम लोग एसिड से मिलाएंगे, ये बेकिंग सोडा नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। इसको हमने किससे मिलाया? HCl से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको मिलाया HCl से, तो क्या बना?
सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर? तो दोनों का रिएक्शन सेम था। अब हम पढ़ते हैं आगे इसी की एक और प्रॉपर्टी जो कॉमन है दोनों में, कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन है। एसिड में बेस मिलाओ या बेस में एसिड मिलाओ, एसिड में बेस मिलाओ या बेस में एसिड मिलाओ, मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलेगा? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, जब एसिड और बेस मिलता है या बेस और एसिड मिलता है, जैसे H2SO4 ये एसिड है आपका, NaOH बेस है, जैसे रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, तो ये आपका सॉल्ट हो गया और ये आपका वाटर हो गया। तो ये एक एग्जांपल हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं, H आयंस प्लस OH आयंस क्या बन जाएगा? वाटर। ये एसिड और ये बेस मिल गया वाटर। ये भी एग्जांपल डाल सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर ये भी डाल सकते हैं आप। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो ये था। अच्छा, नॉन मेटल में एक रह गया हमारा, नॉन मेटल में यहां रह गया, ये मैंने मेटल लिखा है, नॉन मेटल आना था ना यहाँ पे। अच्छा ठीक है, हाँ, बेस के साथ जब मेटल मिलता है, बेस के साथ मेटल मिलता है, यहां पे देखो मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सेम मेटल प्लस बेस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम चीज है। बस यहां पे आ गया मेटल जिंक, नॉन मेटल आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहां पे भी OH आयंस है वो बेस है, जहां पे भी OH आयंस है वो बेस है। तो जिंक को हमने बेस से कराया रिएक्ट, तो बन गया सोडियम जिंकेट। क्या पढ़ते से? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। पॉप का साउंड आएगा, पता लग जाएगा हाइड्रोजन गैस है। दूसरा, नॉन मेटल को जब बेस से रिएक्ट कराएंगे इससे तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉन मेटल है, क्या गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जैसे ही हमने रिएक्ट कराया बन गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन। जो मैं भी बता रहा था आपको, जो मैंने आपको बताया कि चूने के पानी में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। बात समझ आई? जो भी मैं रिएक्शन बता रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के चेकअप के लिए, वो यहां पर आ गई आपकी। क्लियर? तो ये था एसिड और बेस के अंदर फिजिकल और केमिकल डिफरेंस। आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल है। जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि मैंने एक मेटल ले लिया, एक एसिड ले लिया और ये बन गया। ठीक है, ये याद रहेगा। तो कोई भी एक रिएक्शन आएगी तो आपको याद रहेगा कि भाई मेटल है और दूसरा क्या है? एसिड है, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी निकलेगी। ऐसे मेटल को हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलाएंगे तो इतना याद रहेगा कि जब भी कार्बोनेट वाला कोई मेटल आ रहा है तो वहां पे आपके पास सॉल्ट बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस में वाटर बनेगा। सेम अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट है मेटल के साथ तो भी सेम सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने में आपको आसानी रहेगी और चीजें क्लियर रहेगी माइंड में। सेम बेस के साथ बेस और मेटल मिल रहा है तो भी हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट मिलेगा, बेस और नॉन मेटल मिल रहा है तो भी सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो इसके एक एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज के लिए ये आपके पास है, एग्जाम में वैसे रेयर ही पूछता है, लेकिन मे भी पूछ ले तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए। वैसे 8th क्लास की बुक में दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई विनेगर जो है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एंड स्ट्रिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटो में कौन सा पाया जाता है, मिल्क में कौन सा पाया जाता है, और भी 2-4 है, वो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। इनके एग्जांपल्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये था हमारा एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट हमारे पास 5 टाइप्स के, उनको हम डीपली पढ़ते हैं। पहले इसे समझ लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद सॉल्ट समझते हैं। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट हमारा है सॉल्ट। एसिड और बेस हमने समझ लिया है, अब सॉल्ट समझते हैं। राइट, तो सॉल्ट में क्या है पढ़ा था हम लोगों ने, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। लाइक दैट, एसिड ले लिया हमने HCl, बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और बन गया आपका सॉल्ट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेसिक होता है, बेस होता है। क्या होता है ये? बेस होता है। ठीक है, अब इनका सॉल्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कुछ केमिकल्स बनाने में। जैसे कोई एक केमिकल हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हो गया बेकिंग पाउडर, एक हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, एक हो गया आपका वॉशिंग सोडा, एक हो गया POP। इन सबको बनाने में हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है सॉल्ट का हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है
सोडियम NaOH, NaOH। कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, इसका कास्टिक सोडा कॉमन नेम है। प्रोडक्शन कैसे होता है इसको समझते हैं। 5 नंबर का एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला एंड इट्स यूजेस, which the products which we get in the production। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। या फिर बेकिंग सोडा, या जो भी 5 सॉल्ट है आपको दिए गए हैं उनमें से कोई सा भी 5 नंबर में डाल देगा आपको एग्जाम। तो आपको उसमें आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रोडक्शन पता होना चाहिए, यूजेस पता होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं ये पता है तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाए। पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पता लग गया भाई, फॉर्मूला है NaOH, कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। प्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसके लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड लेते हैं एक्वस फॉर्म में, वाटर लेते हैं लिक्विड फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है, वो ये प्रोसेस ये रही, यहां समझाया जाएगा अभी। जब इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इसको पास आउट किया जाता है तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, ये सारी चीजें निकल आती है। समझते हैं होता कैसे। हमने एक बीकर लिया, बीकर में यहां पे 4 गेट्स हैं, 1 2 3 4। यहां से ब्राइन डाला जा रहा है। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन, इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी अबाउट द ब्राइन? यस, बिल्कुल सही। ब्राइन एक सॉल्यूशन होता है जिसमें, यानी कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड। ब्राइन एक सॉल्यूशन होता है जिसमें नमक का अमाउंट ज्यादा होता है, पानी का अमाउंट कम होता है, यानी गाढ़ा घोल कहा जाए तो। ब्राइन क्या है, नमक का गाढ़ा घोल। तो यहां पे गाढ़ा घोल नमक का डाला जाएगा यहां पर। ठीक है, जब डालेंगे यहां पे एक बैटरी लगी हुई है जिसका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड, एनोड और कैथोड। ठीक है, ये 2 कैथोड सॉरी ग्रेफाइट की रोड्स लगी हुई हैं, इनसे अटैच किया गया बैटरी को। जैसे करंट पास आउट होगा क्या होगा, जो ब्राइन था वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा। क्या होगा, यहां पर केमिकल रिएक्शन होगा। इस केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, जो नमक का घोल था उसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग हो जाएंगे। कैसे अलग होंगे, जो सोडियम है और हाइड्रोजन है ये दोनों कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। कौन कौन, सोडियम और हाइड्रोजन आयंस। इसके अलावा क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड ये किसकी तरफ होंगे, एनोड की तरफ होंगे। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो कैथोड पे कौन कौन से आपके पास आयंस आते हैं और एनोड पे कौन कौन से आयंस आते हैं। तो याद रखिएगा, कैथोड पे कौन आ रहा है, सोडियम और हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन आ रहा है, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड। तो ये जो नमक के अंदर चीजें थी वो अपने आप ही डिवाइड हो गई और अलग अलग चली गई। अब इसके बाद जो क्लोरीन है वो गैस फॉर्म में यहां से निकल आएगा। क्लोरीन यहां से निकल आएगा, यहां पे कलेक्ट कर लिया जाएगा इसको। हाइड्रोजन गैस यहां से निकल आएगी, उसको यहां पे कलेक्ट कर लिया जाएगा अलग से। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ब्राइन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ब्राइन है, यानी यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा मात्रा में, पानी कम मात्रा में, उसको यहां से कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, तो क्लोरीन मिल गया आपको, क्या मिल गया, क्लोरीन मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गई और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। राइट, अच्छा क्लोरीन जो गैस होती है तो मुझे पता लगा क्लोरीन गैस निकल रही है, इसको चेक कैसे करते हैं, इसका पॉप का साउंड आता है। राइट, पॉप का साउंड कब आता है, जैसे इसको आंख के पास लेके जाएंगे, किसके पास लेके जाएंगे, आंख के पास लेके जाएंगे, वैसे ही हाइड्रोजन गैस, वैसे वहां पे पॉप का साउंड आएगा। कैसा आएगा, वो शो करता है कि भाई हाइड्रोजन गैस है। जैसे ही आंख के पास इस गैस को लेके जाओगे पॉप का साउंड आएगा। ठीक है, इट शोज दैट इट इज हाइड्रोजन गैस। ये चेक करने का तरीका है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने बताया हुआ है ना, वो उसको चूने के पानी में डालते हैं, उसका कलर मिल्की हो जाता है, तो उससे पता लग जाता है कि भाई क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, तो यहां पे हमने देखा कि भाई नमक के घोल को, गाढ़े नमक के घोल को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोसेस किया, तो वहां पे 3 प्रोडक्ट आ गए आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये एक्वस फॉर्म में, ये दोनों गैसेस फॉर्म में, इनको हमने कलेक्ट कर लिया। अब इनके यूजेस क्या हैं, दो यूजेस याद कर लीजिए, बहुत है, दो यूजेस बहुत है याद करने के लिए, है तो बहुत सारे यूजेस, अब दो अपने ब्रेन में रखेंगे। फिलहाल बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का इस्तेमाल करता है वाटर ट्रीटमेंट में। जैसे आप गए होंगे कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे, देखते हो उसके अंदर कैसा कलर होता है, नीला कलर होता है। किसकी वजह से होता है, वो क्लोरीन की वजह से होता है। क्लोरीन क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि भाई पानी है, गंदा है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे ना, जर्म्स होंगे, उन सबको मारने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। तो वाटर ट्रीटमेंट हो गया, ये क्या हो गया, वाटर ट्रीटमेंट। आप जो पानी पीते हो उसमें भी क्लोरीन मिलाया जाता है, उसमें भी क्लोरीन मिलाया जाता है। तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है।
पीवीसी एक वायर होती है, पीवीसी क्या होती है? वायर। उसको बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड पता है क्या होता है? पेस्टिसाइड कीटनाशक, जो खेतों में खेत को नुकसान पहुंचाते हैं, कीट पेस्ट, उनको मारने के लिए जो दवाई छिड़की जाती है पेस्टिसाइड, उसको बनाने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरीन के यहाँ पे 3 इस्तेमाल लिखे गए हैं। वाटर ट्रीटमेंट हो गया आपका, पानी को साफ करने के लिए, पीवीसी वायर बनाने के लिए, और पेस्टिसाइड यानी खेतों में जो कीटनाशक डाले जाते हैं, छिड़के जाते हैं, उसको बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में किया जाता है। जो रॉकेट ऊपर उड़ता है ना, उसमें जो फ्यूल बनता है वो हाइड्रोजन गैस से बनता है। ठीक है। अमोनिया, अमोनिया क्या है? फर्टिलाइजर। अमोनिया क्या है? अब फर्टिलाइजर भूल गए होंगे, फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर और मैन्योर याद होगा, 8th क्लास में पढ़ा था, है ना? मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर कहां बनता है? खेतों में। फर्टिलाइजर कहां बनता है? फैक्ट्री में, केमिकल्स के थ्रू। तो उस फर्टिलाइजर का एक एग्जांपल है अमोनिया, जो बनता है किससे? हाइड्रोजन से। किससे बनता है? हाइड्रोजन से। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल होता है साबुन को बनाने में, इसका इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट को बनाने में, इसका इस्तेमाल होता है पेपर को बनाने में। इन तीनों चीजों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो ये प्रोसेस थी, जब हमने सोडियम क्लोराइड में वाटर मिलाया और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की, और ये जो प्रोडक्ट बना, इस पूरे प्रोसेस का एक नाम दे दिया गया क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्या नाम दे दिया गया? क्लोर एल्काली प्रोसेस। पूछ लेगा कभी भी एग्जाम में कि भाई ये क्लोर एल्काली प्रोसेस क्या है, तो ये बता देंगे आप। ब्राइन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है, या सोडियम क्लोराइड में वाटर मिलाकर जब इलेक्ट्रोलाइसिस पास आउट की जाती है, तो वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को क्लोर एल्काली प्रोसेस कहा जाता है। ओके, इसका कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा। कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा। तो पूछ लेगा व्हाट इज कास्टिक सोडा, तो डोंट बी फॉरगेट, भूलना मत, कास्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कास्टिक सोडा दे तो घबराना मत, अभी तो पढ़ाई नहीं हमने, कास्टिक सोडा कहां से आ गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कास्टिक सोडा। तो ये था पहला सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम दूसरा सॉल्ट पढ़ते हैं, ठीक है? नोट करिए इसे। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। ठीक है भाई, केमिकल नेम है वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोला मैंने? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये हमारे वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है, केमिकल नेम है। अब ये नहीं कि सर ने बता दिया केमिकल नेम और पहुंच गए आप दुकान पे, अरे भैया हमको जरा देना क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दे दो। बंदा अक्सर हो जाता है जगह पे, क्या बोल रही है? कॉमन नेम, केमिकल नेम है ये, तो आपको नॉलेज के लिए दिया जा रहा है। ये नहीं इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में इस्तेमाल कर दो। डेली लाइफ में कॉमन नेम का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन नेम क्या है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, पहुंच जाओ, कहना कि हाँ सर देना जरा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओहो बेटा पढ़ा लिखा हुआ आया तो मेरे पास, हाँ जिसने साइंस पढ़ रखे हुए तो इसमें निकाल के दे देगा। और कॉमन आप शॉपकीपर पे जाओगे तो सर खुजाता रह जाएगा, क्या चाहिए भाई तेरे को? ठीक है, ओके। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इट मींस कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन के, सॉरी वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, Na2CO3.10H2O। ये हो गया केमिकल फॉर्मूला। कॉमन नेम बता दिया मैंने वॉशिंग सोडा। अब बनता कैसे है? बनता कैसे? 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, और सेम एज इट इज करना है आपको एग्जाम में भी, सेम एज इट इज करना है। टीचर खुल के खुश होकर आपको 5 नंबर यूं देगा, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एज इट इज याद करना है आपको ठीक से इसको। ओके, प्रोडक्शन की बात करते हैं, ये बनता कैसे है। तो बनाने के लिए 3 प्रोसेस है इसमें, इसको बनाने के लिए 3 प्रोसेस है, तीनों प्रोसेस लिखनी है आपको। पहला सोडियम क्लोराइड लेना, नमक लेना है आपको। ये क्या है? अमोनिया। अमोनिया क्या है? ये अमोनिया। और ये क्या है? वाटर। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबको मिलाना है, घोलना है, और आपके पास मिल जाएगा क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अंतर समझिएगा। व्हाट इज दिस? अमोनिया। एंड व्हाट इज दिस? अमोनियम। बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार, NH3 NH4 का रूल क्या है? NH3 हमारे पास है अमोनिया, और NH4 क्या है? अमोनियम। तो अमोनियम क्लोराइड बन गया हमारे पास। इसमें से हम इसको अचीव कर लेंगे, निकाल लेंगे अलग से। इसको लिया हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वैसे ये किस चीज का फॉर्मूला होता है पता है आप लोगों को? नमक का। वाह बेटा कितना अच्छा पढ़ रहा है, नमक का। सुन लो भाई, NaCO3 नमक का फॉर्मूला होता है। बेकिंग सोडा, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बेकिंग सोडा। यार नमक का, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, सोडियम क्लोराइड, इसको बता रहे हो नमक का। माना एक्साइटमेंट अच्छी बात है, एक्साइटमेंट गलत आंसर तो मत दो, सोच समझ के आंसर दो ना।
तो ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। अभी देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट बेकिंग सोडा ही चलेगा फिलहाल। तो यही पता लग गया बेकिंग सोडा बनता है कैसे, बन चुका हमारा बेकिंग सोडा। हमने इस बेकिंग सोडे को लिया यहाँ पर, जिसका पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं? वेरी गुड। इसको क्या करा? गर्म करा। क्या करा? जैसे गर्म करा तो इसमें से पानी हट जाएगा। क्या हट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हट जाएगी, पानी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें पानी नहीं है, इसमें क्या नहीं है? तो अब इसको क्या बोलते हैं? सोडा ऐश, राख, सोडियम की राख, सोडा ऐश कहा जाता है इसे। क्या कहते हैं? सोडा ऐश। इसमें क्या क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें क्या नहीं है? नमक का अमाउंट नहीं है। अब हमने इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाए। क्या मिलाए? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाए। जैसे ही हम सोडा ऐश के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा। तो बोलेगा भाई इस वॉशिंग सोडा बन गया आपका Na2CO3.10H2O। दैट इज द केमिकल फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, बन गया ये हमारे यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया हमने? 4 चीजों का इस्तेमाल किया। कौन कौन सी? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। राइट, ये 4 चीजों का इस्तेमाल किया। बना क्या पहला? बेकिंग सोडा बन गया। क्या बना? कॉमन नेम बेकिंग सोडा और केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्लस में क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। उसको अलग हटा दिया, इसको निकाल लिया, इसको गर्म किया। जैसे ही गर्म किया पानी अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, बचा क्या? सोडा ऐश। क्या बचा? सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स मिला दिया, बन गया आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है। अच्छा इसका इस्तेमाल कहां होता है? मैंने कहा 2 से 3 इस्तेमाल बहुत है याद रखने के लिए, है तो बहुत सारे, 2 से 3 याद रखेंगे आप लोग। तो पहला इस्तेमाल है, इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री। इसका इस्तेमाल ग्लास को बनाने में, साबुन को बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर मतलब अगर मैं जनरल लैंग्वेज की बात करूं, जो जमीन का पानी आता है, बोरिंग का पानी आता है, खारा पानी जैसे आप बोलते हैं, खारे पानी में अगर आप कपड़े धोगे साबुन से तो नहीं धुलेंगे। वहीं अगर आप वॉशिंग सोडा से धोगे तो कपड़े इजीली धुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वॉशिंग सोडा जो वाटर की हार्डनेस होता है उसको रिमूव कर देता है, सॉफ्ट बना देता है, तो वाटर आपका धोने लायक हो जाता है, आराम से कपड़े धुल जाते हैं। साबुन से आप धोगे नहीं धुलेगा, ठीक है, लेकिन वॉशिंग सोडे से अगर आप कपड़े धोगे किसमें? खारे पानी में, तो इजीली धुल जाएगा, क्योंकि वो उसकी हार्डनेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके अलावा इसका इस्तेमाल क्या होता है? क्लीनिंग एजेंट के रूप में डोमेस्टिक पर्पस। अब डोमेस्टिक पर्पस का मतलब क्या हुआ? कपड़े धोने, लॉन्ड्री, है ना, इन सब में वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लीनिंग एजेंट के रूप में, यानी क्लीनिंग का काम कर रहा है हमारे पास, कपड़े धोने में क्लीनिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है, लॉन्ड्री में काम कर रहा है, और भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है क्लीनिंग के रूप में। तो इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। तो ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है। चलिए नोट करिए, अगला देखते हैं। बेकिंग सोडा, ठीक है भाई। बेकिंग सोडा के बारे में क्या है कि बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 ये केमिकल फॉर्मूला है। बनता कैसे अभी हमने देखा, वॉशिंग सोडा के अंदर देखा था, जो फर्स्ट रिएक्शन थी वहीं पे हमारा वॉशिंग सोडा बन गया था, जिसके अंदर 4 चीजों का इस्तेमाल किया था, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वही काम यहाँ पर भी है, वही 4 चीज इस्तेमाल है, बन गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये जो है आपका क्या है? वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है भाई। अब इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? इसका इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर को बनाने में। देखो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीजें। ये आपका बेकिंग सोडा है, क्या ये आपका? बेकिंग सोडा। अब बात करें बेकिंग पाउडर की, किसकी बात करें? बेकिंग पाउडर। इसको इस्तेमाल बेकिंग पाउडर को बनाने में क्या होता है? बेकिंग पाउडर बनता कैसे? आपने ले लिया बेकिंग सोडा, ले लिया, इसमें कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड डाल दीजिए। माइल्ड एडिबल एसिड का मतलब जो हम लोग खाते हैं, टार्ट्रिक एसिड खाते हो आप, लैक्टिक एसिड खाते हो आप, ये सब माइल्ड होते हैं। कोई भी एसिड आप मिला दीजिए, जैसे बोला टार्ट्रिक एसिड मिला दीजिए, तो जब टार्ट्रिक एसिड आप मिला देंगे बेकिंग सोडा के अंदर तो आपका बन जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा एंटा एसिड, इसका इस्तेमाल एज एंटा एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटा एसिड का मतलब पढ़ा था हम लोगों ने, जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। तो जो आपके पेट में एसिडिटी होगी, इसको रिमूव करने के लिए जो मेडिसिन ली जाती है उसे एंटा एसिड बोलते हैं। जैसे इनो भी एक एंटा एसिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक एंटा एसिड है, और बेकिंग सोडा भी आपका एक एंटा एसिड है। इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी को रिमूव करने के लिए या
स्टमक पेन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका बेकिंग सोडा, तो इसको नोट कर लीजिए, इजी है ये। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। Ca कैल्शियम, O ऑक्सीजन, Cl क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला। इसको और क्या कहा जाता है? क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे होता है इसका? ये क्या है आपके पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? क्लोरीन से रिएक्ट कराना है इसको। किससे रिएक्ट कराना है? जैसे रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा? वाटर को अलग कर देगा। क्या करेगा? और इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनाएगा? तो ये इसका प्रोडक्शन हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया और किसके साथ रिएक्ट कराया? क्लोरीन के साथ, और आपका बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। यूजेस कहाँ है? 3 यूजेस है। पहला इसका इस्तेमाल किया था क्लोरोफॉर्म को बनाने में। क्लोरोफॉर्म समझते हो? अबे जिससे सुखा के सारा काम कर लेते हैं, है ना, ट्रेन में बैठे बैठे रुमाल लिया, मुंह पे लगा दिया, दैट इज क्लोरोफॉर्म। किसी को भी बेहोश करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो क्लोरोफॉर्म होता है। उसको बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में जहां पे केमिकल्स बनते हैं वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजर। एज एन ऑक्सीडाइजर का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को हटाता है, उसे ऑक्सीडाइजर कहा जाता है। यही होता है ना ऑक्सीडाइजर, O+H-। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन को देना हो, हाइड्रोजन को हटाना हो, उसके लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो आगे पढ़ोगे आप इसके बारे में। इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको मारने के लिए भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो 3 यूज हो गए। पहला क्लोरोफॉर्म को बनाने में, दूसरा ऑक्सीडाइजर, एज ए ऑक्सीडाइजर इन द केमिकल इंडस्ट्री, और तीसरा जो आपको पीने का पानी है उसको साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए नोट इट डाउन। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी के नाम से जाना जाता है, बेसिकली पेरिस का नाम आया क्यों यहां पर, ये भी जानने वाली बात है। जो पीओपी बनता है वो जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से। और सबसे पहले जिप्सम भी पेरिस में पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था? ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल होता था। कोई भी चीज बनाने में पेरिस के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल होता था, जिप्सम का। वहां ये पाया जाता था। ठीक है, अब इसी के बेस पर इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है। इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसका मीनिंग क्या हुआ? हाफ H2O का मीनिंग क्या हुआ? कि कैल्शियम सल्फेट के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो हाफ है। क्या है? हाफ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल्स को आधा कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं? नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को हाफ नहीं किया जा सकता। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज आल्सो रिटन एज 2CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये है इसका मतलब। यानी कि हाफ H2O का मतलब क्या हुआ कि 2 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम सल्फेट के होंगे और 1 मॉलिक्यूल वाटर का होगा। ये हाफ मॉलिक्यूल का मीनिंग है। बात समझ आई? ऐसे 1.5 का मतलब क्या हुआ? 1.5 का मतलब हुआ 3। क्या हुआ? 3 मॉलिक्यूल्स इसके हो जाएंगे, मतलब 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, तो 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के हो जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम सल्फेट के हो जाएंगे। बात समझना, हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता। हाफ का मतलब है 2 मॉलिक्यूल जब इसके मिलेंगे तो 1 मॉलिक्यूल वाटर का होगा, उसको हाफ बोला गया यहाँ पे। इसलिए मैंने लिख दिया है कि इसका मतलब होता है 2CaSO4 डॉट H2O। ठीक है, 4 कहां गया? 4 नीचे की तरफ। ठीक है, आप समझते हैं बनता कैसे। इसको बनाने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है। इसे पढ़ा जाता है कैल्शियम, क्या पढ़ते हैं? इसको हेमीहाइड्रेट पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे?
अरे इसे पढ़ेंगे क्या, सोचो भाई, कैल्शियम सल्फेट 2H2O क्या पढ़ेंगे? नहीं, ये तो आपने मीनिंग बता दिया है ना, ये तो मीनिंग बता दिया कि भाई कैल्शियम सल्फेट और ये वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे यहाँ पे वाटर का हाफ मॉलिक्यूल था, इसको मतलब क्या पढ़ रहे थे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पढ़ रहे थे ना। इसको क्या पढ़ेंगे? रोकना, अबे क्या बताओ भाई, क्या पढ़ेंगे इससे? आप तो ये बता रहे हो कि भाई दो मॉलिक्यूल्स है, क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। ये हेमीहाइड्रेट में चला जाता है, ये डाइहाइड्रेट में चला जाता है। लिख देता हूं मैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है भाई, जिसे जिप्सम बोलते हैं। कॉमन नेम जिप्सम है और केमिकल नेम जो है इसका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। अब इसको हम लोग 100 डिग्री पे गर्म करते हैं। क्या करते हैं? 100 डिग्री पे गर्म करते हैं। जैसे इसको गर्म करेंगे एक पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक पाउडर बन जाएगा जो कहलाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और 1.5 मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे वाटर के। अगर पूरे ही पानी के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे तो डेड प्लास्टिक ऑफ पेरिस बन जाता है। वो क्या बन जाता है? डेड प्लास्टिक ऑफ पेरिस। और वो काम नहीं करेगा। अगर आप सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हटा देंगे तो डेड प्लास्टिक ऑफ पेरिस बन जाएगा और वो कहीं काम नहीं आएगा। जैसे पीओपी काम आता है वैसे वो डेड प्लास्टिक ऑफ पेरिस काम नहीं आएगा। डेड पीओपी कब बनेगा? जब पूरे सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हटा दिए जाएंगे, ठीक है, तो वो डेड प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहलाएगा। बात समझ आ गई? अब समझते हैं इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कहां पर होता है। इसका इस्तेमाल होता है खिलौनों को बनाने में। आपको याद होगा, आपने बचपन में खेला होगा तो आपको व्हाइट कलर के चौक जैसी मूर्तियां मिलती थी, है ना। वो पीओपी होता था। क्या होता था वो? आजकल जो मूर्तियां बन रही है, डेकोरेटिव मूर्तियां बन रही हैं, वो सभी पीओपी से बनती हैं। किससे बनती है? पीओपी से बनती हैं। तो मूर्तियां बनाने में, टॉयज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपके घर में जो डिजाइनिंग होती है, रूफ की, सीलिंग की जो डिजाइनिंग की जाती है आजकल, वो सब पीओपी से होती है। कितना भी घर में पीओपी कराना है, वो यही पीओपी है, अलग से पीओपी नहीं है। यही वाला पीओपी वहां पे इस्तेमाल किया जाता है घरों में सीलिंग को डिजाइन देने के लिए, ठीक है। और लास्ट वाला है ब्रोकन बोन्स। जब आपकी हड्डी, किसी की हड्डी जब टूट जाती है किसी कारणवश, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है? एक पाउडर लेता है। क्या करता है? उसमें फटाफट पानी मिलाता है। जैसे ही पानी मिलाता है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और डॉक्टर फटाफट उस टूटे बोन्स पे लगा देता है उसको। पहले तो पट्टी लपेटता है, लपेट के उस पट्टी के ऊपर उसको लगा देता है। कुछ दिनों में वो कितना हार्ड हो जाता है, इसको काटने के लिए मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो जो हार्ड सब्सटेंस बना वो जिप्सम था। क्या था? जिप्सम था, ठीक है। तो पीओपी ने जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट किया वो दोबारा से जिप्सम बन गया। दोबारा से क्या बन गया? और जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? पीओपी। फिर प्रोसेस चलता रहता है। तो अब क्या हुआ, जो हड्डी टूटी थी उस पर हमने पीओपी का प्लास्टर चढ़ा दिया। अब उस बोन को मूव नहीं होने देता है। मूव ना होने की वजह से वो अपने जगह स्टेबल रहती है और जो ब्रोकन बोन होती है वो अपने आप ही अटैच हो जाती है। मूव ना होने की वजह से वो जहां से टूटी है हड्डी आपकी, वहां से अपने आप ही अटैच हो जाती है, ठीक है। 1 महीने 1.5 महीने का प्लास्टर होता है, उसमें अटैच हो जाती है अपने, फिर कैल्शियम बनता रहता है बॉडी में, उसको अटैच कर देता है। तो ब्रोकन बोन्स को जोड़ने के लिए भी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पीओपी। यहां पे हमारे सॉल्ट्स खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल मींस क्या होता है? पीएच स्केल, पीएच स्केल मतलब P means potenge, H मतलब H ions, means potenge of hydrogen ions. pH स्केल का मतलब होता है potenge of hydrogen ions। अभी potenge क्या है? potenge है हमारा एक जर्मन वर्ड है। potenge क्या है? जर्मन वर्ड है, जर्मनी से लिया गया है। इसका मतलब होता है पावर। इसका मतलब होता है पावर कि H ions की पावर क्या है, यानी हाइड्रोजन आयंस की पावर क्या है। पे हाइड्रोजन आयंस लिखेंगे, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। हाइड्रोजन की पावर कितनी है वो हमें जो बताता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सारे विश्व में माना जाता है। इससे पहले हमने एक इंडिकेटर पढ़ा था, कौन सा? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर सिर्फ ये बता रहा था कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है बाय चेंजिंग इट्स कलर। वो ये नहीं बता रहा था कि वो सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है या वीक बेस है, वो नहीं बता रहा था। सिर्फ एसिड बेस बता रहा था। कितना एसिड है, कितना मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाया था सोरेनसन ने 1909 में। 1909 में एक साइंटिस्ट था, इसने इसको सर्च आउट किया था पीएच स्केल को, ठीक है भाई। अब पीएच स्केल में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स।
तो 3 कलर मेनली याद रखना है। एक रेड कलर जो खतरे को रिप्रेजेंट करता है, पर्पल, डार्क पर्पल, और एक ग्रीन। ग्रीन कलर होता है न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी पीएच स्केल पे आपने कोई चीज डाली और कलर ग्रीन आ रहा है, इट मींस वो न्यूट्रल कलर है। यानी आप कोई पानी लेते हो, पानी की बूंद डालते हो, डिस्टिल वाटर डालते हो, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, वहां वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं पे आप एसिड वाली चीज डालोगे तो वो इस तरफ आएगी। अगर 0 पर आ गई इसका मतलब वो बहुत ज्यादा एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड है। 0 से लेकर 3 तक वो स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, 3 से लेकर 6 तक वीक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। सेम 7 से लेकर 11 तक वीक बेस को रिप्रेजेंट करेगा, 11 से 40 तक स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो पीएच स्केल इसको सोरेनसन ने फाइंड आउट किया था, सर्च आउट मतलब इसको डिस्कवर किया था, ये बताने के लिए कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, ठीक है। किसी भी चीज को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या करते हैं, उसका पानी में उसको घोलते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, उसके बाद पानी को फिल्टर पेपर पर डालते हैं, इस पेपर पर डालते हैं, मतलब स्केल पर डालते हैं, तो अपना कलर चेंज करके बता देगा आपको कि वो कितना एसिडिक है कितना बेस है। नंबर के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कितना एसिडिक है कितना बेस है। प्रैक्टिकल करोगे ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। परचेज करके एक बार प्रैक्टिकल करना किसी भी चीज का, तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हमारी लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बड़ी अच्छी चीज है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली एवरीडे लाइफ। पहला है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प करता है हमें, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पेट के अंदर जो स्टमक होता है वो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, उसका पीएच स्केल क्या होता है, उसका पीएच स्केल होता है 1.4। कितना होता है, 1.4, यानी बहुत ही एसिडिक है, बहुत ही एसिडिक है। अब उसका काम क्या होता है, तो पढ़ी रखा है हम लोगों ने, है ना, कि जैसे ही हमारे पेट में जर्म्स जाते हैं तो वो उस जर्म्स को किल कर देता है। दूसरा, हमारे फूड को मीडियम प्रोवाइड करता है डाइजेस्ट होने के लिए। डाइजेस्ट होने के लिए हमारे फूड को क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा एसिडिक खा लेते हैं, बहुत ज्यादा मसालेदार खा लेते हैं, जैसे पेट में एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। एक तो ऑलरेडी एसिड है, आपने खाना खाया उससे और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया, जिसे बोलते क्या, एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। अब एसिडिटी हो गई हमारे पेट में। अब इस एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, बेस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, बेस का। तो हमारे पास एक होता है बेकिंग सोडा, क्या होता है, जो घर में हमारे अवेलेबल होता है, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। या एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसका पीएच स्केल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5। कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर होता है। जब अगर पेट में एसिडिटी हो जाए तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, इन्हें बोलते हैं एंटा एसिड। क्या बोलते हैं इन्हें, तो ये जो बेकिंग सोडा हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ये एंटा एसिड होते हैं। क्यों, क्योंकि एसिडिटी के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं, ये एसिडिटी के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं, इसलिए इन्हें एंटा एसिड कहा जाता है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी हेल्प करता है, बताता है कि अगर एसिडिटी हो गई तो क्या करना है, बेस लेना है, किस लेवल का बेस लेना है, ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया, एसिडिटी का लेवल जो है 5.5 से कम चला गया, तो उसके 10.5 वाला हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, या फिर बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, सेम आसपास में रहता है वो भी, ठीक है। ज्यादा बेटर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसका हमारी लाइफ में दूसरा इस्तेमाल क्या है, पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज, जैसे पीएच चेंज होता है तो वो किसका कारण बन जाता है, टूथ डिके का। टूथ डिके का मतलब दांतों का खराब होना। जैसे कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग में क्या कहते हैं कि खाना खाइए तो खाना खाने के बाद गार्गल करिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं, ऑब्वियसली नहीं करते हैं। करता आप में से कोई नहीं करता, आदत ही नहीं है यार, खाना खाया चलो खेलने कूदने निकल लो, कौन कर रहा है, किसके पास फालतू टाइम है। उनका कहने के पीछे रीजन होता था जो हम लोग आज भी समझते नहीं है, पढ़ते हैं फिर भी उसको फॉलो नहीं करते हैं। होता क्या है, खाना खाने से पहले हमारे जो मुंह में स्लाइवा होता है वो होता है बेसिक, ऐसा होता है न्यूट्रल, हल्का सा बेसिक होता है। जैसे आप खाना खाते हो वो एसिडिक हो जाता है। हमारा स्लाइवा, जो स्लाइवा निकलता है मुंह से खाना खाने से पहले, वो बेसिक होता है, यानी हल्का सा न्यूट्रल के आसपास में होता है, 7.4 है, न्यूट्रल मान लीजिए आप। जैसे आप खाना खाते हो क्या बन गया, वो एसिडिक। क्या बन गया, एसिडिक बन गया। आपने खाना खाया, आपने गार्गल नहीं किया, तो मुंह में फूड आइटम्स बच जाते हैं, फूड के पार्टिकल्स बच जाते हैं। वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमारे मुंह के अंदर। हमारे दांतों पर एक लेयर होती है इनेमल की लेयर, इनेमल, कौन सी लेयर होती है, इनेमल। बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है वो, ठीक है, बहुत हार्ड होता है। तो वो एसिड उसको कोरेसिव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना स्टार्ट करते हैं, किसको, हमारी इनेमल की लेयर को, ठीक है। क्यों,
जैसे ही उस एसिड का लेवल, यानी देखो स्लाइवा कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, खाने में जो बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या प्रोड्यूस करा, एसिड ज्यादा हो गया। अब जैसे एसिड का लेवल 5.5 से कम जाएगा, किससे कम जाएगा, 5.5 से कम जाएगा, हमारे जो टूथ है वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कॉरेसिव होना स्टार्ट हो जाएगा। वो एसिड्स को खाना शुरू कर देंगे, उसे खत्म करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे, जिसे टूथ डिके कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए कहते हैं खाना खाने के बाद गार्गल करना चाहिए, तो जो फूड पार्टिकल है वो तो निकल जाएंगे, और सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए। अब ब्रश करने का रीजन क्या है कि मान लो गार्गल से आपका जो स्लाइवा था वो एसिडिक हो ही गया था, और फूड पार्टिकल से उन्होंने और एसिडिक कर दिया, और रात भर वो हमारे मुंह में रहे। लेकिन जब आप सुबह उठते हो और ब्रश करते हो, क्या करते हो, ब्रश, तो ब्रश में होता है टूथपेस्ट, क्या होता है, टूथपेस्ट, उसका पीएच लेवल होता है 8, क्या होता है, हमारे मुंह में क्या आता है, एसिड, हमने क्या कर लिया, पेस्ट, वो कैसा है, बेसिक, एसिड और बेस दोनों मिल गया, क्या हो गया, न्यूट्रल। तो टूथपेस्ट ने जो हमारे मुंह में एसिड बना था उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया, इसीलिए इसको ब्रश करने के लिए कहा जाता है। 3 टाइम ब्रश के लिए कहा जाता है, बुक में हम पढ़ते हैं वी शुड ब्रश थ्राइस अ डे, एक दिन में 3 बार ब्रश करना चाहिए। मैं कहना तो काफी बच्चे तो एक बार भी नहीं करते हैं, तो करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, एक बार तो जरूर करना चाहिए। रीजन मैंने आपको समझा दिया कि जब हम खाना खाते हैं तो रात में फूड पार्टिकल्स मुंह में रह जाते हैं जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवा ऑलरेडी एसिडिक होता है, ठीक है, हो जाता है खाना खाने के बाद, तो एसिड जब 5.5 लेवल से कम जाता है तो इनेमल की लेयर को कॉरेसिव करना शुरू कर देता है। जब आप सुबह ब्रश करेंगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा और आपके दांत प्रोटेक्ट रहेंगे, ठीक है, इसलिए ब्रश करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव इन टू पीएच चेंज। प्लांट्स की बात करते हैं पहले कि प्लांट्स कैसे पीएच चेंज को के लिए सेंसिटिव होते हैं। समझना, प्लांट्स की बात करते हैं तो हम खेतों की बात करते हैं। खेत देखे होंगे आप लोगों ने, खेतों का जो पीएच स्केल होता है 7 से 7.8 होना चाहिए, 7 से 7.8 होना चाहिए। कम या ज्यादा होगा तो खतरनाक है फसलों के लिए, ज्यादा या कम होगा तो खतरनाक है फसलों के लिए। कम हो गया तो क्या होगा, जमीन कैसी होगी, एसिडिक, कैसी हो गई, एसिडिक, ज्यादा होगी तो बेसिक, दोनों खतरनाक है, दोनों ही खतरनाक है। अगर खेत में एसिडिक हो जाता है, बेसिक हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर खेत एसिडिक हो जाए या जमीन एसिडिक हो जाए, बेसिक हो जाए तो क्या करेंगे। तो पहली बात आप चेक करो, क्या करो, जमीन से सॉइल लो, मिट्टी लो, जहां पे आपको खेती करनी है, उसको पानी में मिलाओ और उसको आप पे स्केल पर डाल दो, आपको पता लग जाएगा जमीन आपकी जो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो बहुत अच्छी बात है। एसिडिक है तो क्या करोगे आप लोग, उस खेत पर आप चूने का पानी डालेंगे, क्या डालेंगे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे या फिर कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, तीनों में से कुछ भी आप वहां पे डाल देंगे, छिड़क देंगे, जिससे क्या होगा, उस एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, बेस है, तीनों क्या है, बेस है, तो उसके इफेक्ट को खत्म कर देंगे, किसके इफेक्ट को, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देंगे और न्यूट्रल हो जाएगी आपके लिए। अब मान लो अगर बेसिक हो गया तो, अब बेसिक हो गया तो क्या करेंगे, अब आप वहां पे मैन्योर डालेंगे, क्या डालेंगे, खाद डालेंगे। खाद का जो नेचर होता है एसिडिक होता है, कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो अगर आपका खेत बेसिक हो गया है तो आप उस पर खाद डाल देंगे, जिससे आपका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाएगा और आपकी खेती बच जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। ये था प्लांट्स के लिए पीएच स्केल, जो हेल्प करता है खेती की ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए, कैसे घटाई जाए, घट रही है तो क्यों और नहीं हो रही तो क्यों, उसका रीजन हम जान सकते हैं पीएच स्केल के थ्रू। ये जमीन में तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो हमको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एसिड है तो बेस मिला देंगे, बेसिक है तो एसिड मिला देंगे, कैसे मिलाएंगे मैंने भी आपको समझाया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनिमल्स के लिए। आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में, सुना एसिड रेन, क्या होता है एसिड रेन, जब व्हीकल्स चलते हैं तो उनके अंदर से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उनके अंदर से हार्मफुल गैसेस निकलती है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैसेस ऊपर जाके एयर में ट्रैप हो जाती हैं। जब ऊपर से रेन ड्रॉप गिरती हैं, रेन ड्रॉप प्योर होती हैं, जब वो ऊपर से गिरती हैं तो उनके साथ एयर का कांटेक्ट हो जाता है, तो जो हार्मफुल गैसेस थी वो उसमें ट्रैप हो जाती हैं और ट्रैप होकर नीचे आती है। उस रेन को एसिड रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहते हैं जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और जब बारिश होती है तो हमें उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो एसिड रेन होता है, वो आपकी बॉडी पे पड़ेगा तो आपकी बॉडी पे फोड़े फुंसी हो सकते हैं, तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसका कारण यही होता है एसिड रेन। दूसरा आपने सुना होगा ताजमहल पीला होता जा रहा है, उसका कारण क्या है कि ताजमहल के पास मथुरा है जहां पे एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है। क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है। जब पेट्रोलियम रिफाइन होता है तो उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो वो भी जाके एयर में ट्रैप हो जाती हैं और ट्रैप होने के बाद जब हवा पानी के साथ नीचे गिरती हैं तो वो मार्बल्स को नुकसान पहुंचाती हैं। क्या करती है वो, मार्बल्स को नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि जो ताजमहल धीरे धीरे पीला होता चला जा रहा है। बात समझ आ गई एसिड रेन।
अब सवाल ये उठता है कि पानी का जो लेवल है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो पीएच स्केल है वो 7 से 7.8 होता है। कितना होता है? अगर हमारी बॉडी का लेवल, पीएच लेवल 7 से 7.8 है तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लेवल अगर कम या ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। सिमिलरली पानी का लेवल भी अगर कम ज्यादा होगा तो पानी में जो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक एनिमल है, उनके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अगर एसिड रेन गया पानी के अंदर, उसका लेवल 5.5 से नीचे हो गया तो उनको सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी, मरना स्टार्ट कर देंगे वो, क्योंकि एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ गया पानी के अंदर। तो ये भी हार्मफुल है, ये भी क्या है? हार्मफुल है। ठीक है, तो ये रहा प्लांट और एनिमल के लिए पीएच चेंज कैसे सेंसिटिव है ये बताया गया आपको। जमीन का बताया मैंने कि भाई एसिडिक हो जाएगी तो प्लांट के लिए कैसे खतरनाक है, बेसिक है तो कैसे खतरनाक है, उसको ठीक कैसे करेंगे। सेम ऐसे एनिमल्स का बताया मैंने कि पानी का लेवल अगर 5.5 से नीचे चला जाएगा तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और प्लांट एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो एक्वेटिक हैं उनके लिए जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लेवल को कंट्रोल किया जाता है। ये हो गया आपका प्लांट और एनिमल्स। अब बात करते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब एनिमल और प्लांट अपना सेल्फ डिफेंस भी करते हैं। अगर आप कभी जंगल में गए हो या कहीं गए हो, ऐसे पहाड़ों में गए हो, तो वहां पे एक प्लांट होता है, ठीक है, नेटल प्लांट बोलते हैं, बिच्छू कुछ करके बोलते हैं उसे, नेटल प्लांट। इसके अलावा आपने देखा होगा मधुमक्खी काट लेती है आपको, चींटी काट लेती है आपको, वो अपना बचाव करते हैं। क्या करते हैं वो? अपने बचाव में वो आपकी बॉडी में एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड सेम है, उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो मिथेनोइक एसिड जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमें क्या प्रोड्यूस करता है? हमें क्या कैसा फील कराता है? इचिंग से, जलन से फील होती है। तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में एक एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कर दिया। ऐसे नेटल वाला जो प्लांट है वो भी जब हमारी बॉडी के अंदर आता है, जैसे टच होता है तो वो भी एक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और हमारी बॉडी में जाता है तो वहां इचिंग शुरू हो जाती है। तो सबने एसिड प्रोड्यूस करा, सबने, और इस एसिड के इफेक्ट को खत्म कैसे करेंगे? इसके लिए बेस लगाएंगे, बेकिंग सोडा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बेकिंग सोडा लिया, लगा लिया, उसके जो डंक का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा नेचर ने एक और ऑटोमेटिकली प्लांट प्रोड्यूस किया जिसे बोलते हैं डॉग प्लांट। क्या बोलते हैं? नेटल प्लांट दिया है तो ना डॉग प्लांट भी दिया है। नेटल से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन डॉग प्लांट दिया है। वो पहचानना पड़ता है, जाके जंगलों में देखना पड़ता है, नेट पे देख लीजिए नेटल डॉग प्लांट कौन से हैं। तो डॉग प्लांट की आप पत्तियां लेंगे और उसको रब कर देंगे, तो जहां आपको इचिंग हो रही थी वो आपकी इचिंग सॉल्व हो जाएगी ऑन द इंस्टेंटली, उसी टाइम, है ना। तो नेचर का गिफ्ट है। नेटल प्लांट भी उन्होंने दिया, डॉग प्लांट भी उन्होंने दिया। ठीक है, तो दोनों के इफेक्ट को खत्म करता है। एसिड भी उन्होंने दिया, बेस भी उन्होंने दिया, इसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। बात समझ आई? तो ये था पीएच स्केल। इसमें कुछ चीजें मैंने यहां लिखी हुई हैं जिनका पीएच लेवल आपको पता होना चाहिए। जैसे आप लेमन जूस लेते हैं तो उसका पीएच लेवल 2.5 होता है। स्लाइवा का बता दें, हमारे ब्लड जो होता है बेसिक होता है 7.4 होता है, और जो आप दूध पीते हैं उसका पीएच लेवल 6.5 होता है, यानी ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक। तो ये था हमारा पीएच स्केल। ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है। होप सो आपको चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, समझ आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें अगर आपका कोई सजेशन हो तो। थैंक यू सो मच।